भाई अभी तक तो रहमयार खान बेस की मरम्मत नहीं कर पाए हो तुम, और भारत को धमकाने चले। भाई अगर असीम मुनीर के लोगों को कोई गलतफहमी है तो उसे जितनी जल्दी दूर वो कर लें, उसी में उनकी भलाई। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से यानी पिछले 8 महीने में भारत ने ऐसे ऐसे आर्म्स तैयार कर लिए हैं जिसका मुंह अगर पाकिस्तान की तरफ घुमा दिया तो पाकिस्तान में तबाही आई। दूसरा ऑपरेशन सिंदूर चाह रहा है क्या पाकिस्तान? यह सिर्फ धमकी नहीं है, इसके पीछे 27 फरवरी वाला डर है क्या? इस रिपोर्ट में देखिए। मैं शांति का अटल प्रहरी खड़ा हूं। यदि दुष्ट नेत्र इस निश्चलता को भंग करने का साहस करें तो मैं उद्भिद शांति का उग्र प्रवर्तक बन उठूं। अचूक, अभेद्य, सटीक जुटता है, जिसका जब भी जिक्र आता है दुश्मन थर्राता है, उसे इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है। पाकिस्तान में डर है, आने वाला फिर मई का मंजर है। मुल्ला मुनीर कांप रहा है, बंकर का साइज नाप रहा है। बॉर्डर पार फिर एक बार बारूद बरसने का खौफ क्यों? डर कह लीजिए, खौफ का नाम दीजिए, या फिर दहशत कहिए। पड़ोस के आतंकी मुल्क की यह नई वाली रुधाली है, क्योंकि पाकिस्तान को एक बार फिर से सिर पर बारूद बरसने के डरावने सपने आने लगे हैं। इंडियन एयरफोर्स इसी महीने पाकिस्तान बॉर्डर के पास युद्धाभ्यास करने जा रही है। इस युद्धाभ्यास का नाम वायु शक्ति रखा गया है, जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास जैसलमेर में 27 फरवरी को होगा। इसके लिए नो टाइम जारी हो चुका है और एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हो रहा है। वायु शक्ति एक्सरसाइज में एयरफोर्स के 100 से ज्यादा विमान शामिल होंगे। खास बात यह है कि एक्सरसाइज में वो सारे फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम एक्सरसाइज का हिस्सा होंगे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बारूद बरसाया था, जिनमें एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी ड्रोन सिस्टम, ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इसमें आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ साथ आर्मी की L-70 गन भी तैनात रहेगी। एक्सरसाइज के दौरान पूरी तरह से युद्ध जैसा माहौल तैयार किया जाएगा। यही वजह है कि जिन्ना के मुल्क में अभी से मातम पसर चुका है। 27 फरवरी को एयरफोर्स के वायु शक्ति युद्धाभ्यास में फाइटर जेट राफेल, सुखोई 30, तेजस, MiG-29, जगुआर, मिराज 2000 दिखेंगे। अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड भी एक्सरसाइज का हिस्सा होंगे। एक्सरसाइज को देखने के लिए कई वीवीआईपी भी इनवाइट किए गए हैं। खास तौर से कई देशों के दूतावासों से करीब 40 ऑफिसर एक्सरसाइज देखने के लिए मौजूद रह सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की युद्ध नीति बदल गई। ब्रह्मोस 2, स्विफ्ट के ड्रोन, AI और स्वदेशी युद्धपोत जैसे हथियार भारत को सुपर पावर बना रहे हैं। भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को जबरदस्त बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया को तेज करने वाली है। यानी पिछले 10 महीने के दौरान देश के सरहदों की ढाल कई गुना मजबूत हो चुकी है और ये ताकत आने वाले वक्त में कई गुना और बढ़ने वाली है। सरकार ने साल 2026-27 के केंद्रीय बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए 7,85,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड आवंटित किया है। कुल बजट में से 2,19,000 करोड़ रुपए खास तौर से सेना के आधुनिकीकरण पर खर्च किए जाएंगे। 63,733 करोड़ रुपए लड़ाकू विमानों और एरो इंजन की तकनीक को बेहतर बनाने के लिए रखे गए हैं। बजट का एक बड़ा हिस्सा नए रडार सिस्टम को खरीदने में इस्तेमाल किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी सेनाएं करीब हर महीने युद्धाभ्यास कर रही हैं। नवंबर में जैसलमेर में तीनों सेनाओं ने बड़ी एक्सरसाइज की थी। इतना ही नहीं, देश के आर्मी चीफ साफ कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था। आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसका भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। ऐसा ही होना है, आज नहीं तो कल होना है। जिन्ना के आतंकी मुल्क का यह परमानेंट रोना हो चुका है। यही वजह है कि जिस वक्त हमारी सेनाएं पाकिस्तान की सरहद पर बारूदी एक्सरसाइज की तैयारी कर रही हैं,
पाकिस्तान का आर्मी चीफ छिपने के लिए बंकर तलाश रहा है, क्योंकि मुनीर को भी पता है कि ताली पीटने वाली पाकिस्तानी आवाम के सामने जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, जिस दिन हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाए तो वो पड़ोस के आतंकी मुल्क के वजूद का जूनियर मदनी, सीनियर मदनी, ओवैसी, हुमायूं कबीर, इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी, इनमें से देश का मुसलमान किसे अपना लीडर मान रहा है? आज इस मुद्दे पर ग्राउंड से रिपोर्ट लाया हूं, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। राजनीति में धर्म या धर्म की राजनीति, सवाल ये आज का नहीं है। आजादी के बाद से सेकुलर भारत की राजनीति में ये बहस आम नहीं है। एक बार फिर देश की करीब 20% मुस्लिम आबादी और इसके वोट बैंक पर दावेदारी को लेकर सियासी जंग जारी है। ये वो चेहरे हैं जो मुसलमानों और उनके हक की नुमाइंदगी का दावा करते हैं, लेकिन क्या भारतीय मुसलमानों के बीच इनमें से कोई ऐसा है जो ज्यादा असरदार, दमदार और असल में उनका झंडा बरदार है? आखिर क्या वजह हो गई कि पिछले कुछ अरसे से मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वालों के चेहरों की रंगत उड़ी हुई? क्या दक्षिण से चली किसी हवा का असर है? ओवैसी AIMIM का परचम लेकर हैदराबाद से निकले। बिहार के विधानसभा और महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में AIMIM के प्रदर्शन ने मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाली कथित सेकुलर पार्टियों के नेताओं की सांसद बढ़ा दी है। सवाल है कि क्या 26 में बंगाल की धरती पर ममता की मुसीबत बढ़ने वाली है? 27 में यूपी के समर में अखिलेश की फजीहत होने वाली है? बड़ा रोचक है बैटल ऑफ नॉर्थ और बैटल ऑफ ईस्ट। भारी मंचों से ऐलान हो रहा है, मुस्लिम वोट बैंक बिखरे नहीं, एक रहे, इसको लेकर ताकीद की जा रही है। बिहार इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र के लोकल बॉडी नतीजों के बाद से पारा चढ़ा हुआ है। खलबली मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है। ओवैसी की राजनीतिक लाइन से भले नाइत्तफाकी न हो, भले कट्टरपंथी लकीर से कोई परहेज न हो, लेकिन फिर भी सेक्युलरिज्म की दुहाई देते मौलानाओं के धार्मिक जलसों में सियासी सूचनाएं दी जा रही। तो मौलानाओं से लेकर कथित सेकुलर दलों के नेताओं के निशाने पर ओवैसी है। ओवैसी को हदों में रहने की ताकीद दी जा रही है, संदेशे भिजवाए जा रहे हैं ताकि नॉर्थ और ईस्ट के बैटल में कथित सेकुलर दलों के हाथों से सत्ता फिसल न जाए गई। नॉर्थ का बैटल यानी उत्तर प्रदेश और ईस्ट का बैटल मतलब खास तौर से बंगाल। बंगाल में इसी साल चुनाव होने हैं। ममता की सत्ता का एक बड़ा आधार मुस्लिम वोट बैंक रहा है। तो वहीं 2027 में यूपी में चुनाव होने हैं और मोटे तौर पर यहां अखिलेश की पार्टी को मुस्लिम वोट एक मुश्त पड़ता रहा है। ओवैसी इन दोनों ही राज्यों में बड़े लक्ष्यों के साथ मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। बंगाल नजदीक है, बिहार के भी और चुनावों के हिसाब से भी। पिछले दिनों बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी से अलग हुए हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। तब से मुस्लिम वोट बैंक के एक अहम दावेदार के तौर पर उनकी गिनती भी हो रही। वो तो खुद को बंगाल का ओवैसी तक कहते हैं। जिस तरह से इस कार्यक्रम में मुसलमानों का हुजूम उमड़ा, उसे ममता बनर्जी के लिए एक सियासी खतरे के तौर पर देखा गया। बंगाल की राजनीति में अब AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। अब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीनों का समय रह गया है और अब तक जो ममता बनर्जी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, जो सबसे बड़ी वोट बैंक थी, वो थी मुस्लिम वोट बैंक। और अब इसी मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और इसमें मदद ली जा रही है हुमायूं कबीर से। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM
एमआईएम और हुमायूं कबीर की पार्टी जनता उन्नयन पार्टी जब एक साथ आएगी तो क्या अब ममता बनर्जी को बड़ा झटका मिलेगा और क्या ममता बनर्जी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है? हुमायूं कबीर की जन उन्नयन पार्टी और एआईएमआईएम का साथ आना क्या ममता बनर्जी से मुसलमानों को दूर कर सकता है? ये सवाल बड़ा है। अगर ऐसा हुआ तो ममता के लिए गठजोड़ अलार्मिंग माना जा रहा है। इसे समझिए जरा। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर करीब 30% हैं। इसमें भी बांग्ला बोलने वाले मुसलमान करीब 27% हैं और उर्दू बोलने वाले करीब 3%। 2021 के बंगाल चुनावों में 75% मुस्लिम वोट ममता की पार्टी टीएमसी को मिला था। इस बार अगर हुमायूं कबीर और ओवैसी साथ साथ आए और बंगाल में बिहार और महाराष्ट्र वाली रफ्तार पकड़ी तो सीधा असर ममता बनर्जी के 75% मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट इफेक्ट उन 6 जिलों की सीटों पर पड़ सकता है जो मुस्लिम बहुल है। इसमें मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम आबादी है, जंगीपुर में 62%, मालदा में 51%, उत्तर दिनाजपुर में 50%, बीरभूम में 37% और दक्षिण परगना में 35.5%। इसमें भी कम से कम 40 से 50 सीटों पर मुसलमान वोटर असरदार भूमिका में है। 2021 में जब ओवैसी ने बंगाल की सियासी जमीन पर कदम रखा था, तब से ममता ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताती रही है ताकि मुस्लिम वोट बिखरे नहीं। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। बिहार इलेक्शन में एआईएमआईएम के एक बार फिर 5 सीटों पर जीत का परचम लहराने के बाद एक बात तो साफ हो चुकी है कि मुसलमान अब ओवैसी को बीजेपी की बी टीम मानने को तैयार नहीं। तो क्या इस बार बंगाल चुनावों में ओवैसी मुसलमानों के विजयी सालार निकालने में कामयाब होंगे? बंगाल में मुसलमान क्या कहते हैं, इसे सुनिए। बंगाल का मुसलमान असादुद्दीन ओवैसी साहब को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो सबके लिए बातें करते हैं। पार्लियामेंट में भी बातें करते हैं असाद साहब मुसलमानों के लिए, सबके लिए। असादुद्दीन ओवैसी जहाँ पे बीजेपी सरकार है उधर जाके बीजेपी की फायदा उठाते हैं। बिहार इलेक्शन में आपने देखा है, ये एक्चुअली मुस्लिम लोगों के लिए बहुत खतरनाक है असादुद्दीन ओवैसी। ये देशवासी देख रहे हैं कि ओवैसी मुसलमान की हक पर लड़ रही है, दलित की हक पर लड़ रही है। पार्लियामेंट का ये 1 MP मुसलमान की हक पर लड़ रही है। ये सारा भारतवासी देख रही है। तो क्या ओवैसी की लीडरशिप को लेकर बंगाल का मुस्लिम वोटर 50-50 में बटा है? तो क्या ममता बनर्जी की मुस्लिम वोट बैंक के बंटने वाली चिंता ने ही बंगाल के बजट पर अपना असर डाला है? बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है कि ममता दीदी ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और मदरसों के लिए तो खजाना खोल दिया और 5,713 करोड़ रुपए उसे दिए, जबकि उद्योगों के लिए महज 1,400 करोड़, आईटी के लिए 217 करोड़ और विज्ञान शोध के लिए सिर्फ 82 करोड़ आवंटित किए। बीजेपी ममता पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल तुष्टीकरण की गहरी खाई में नीचे गिरता चला जा रहा है, जिसकी की झलक आज पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में झलक ही नहीं, बहुत विद्रूप झलक दिखाई पड़ती है। माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसे के लिए 5,713 करोड़ रुपए 5,713 crore rupees have been allocated for minority and madrasa. इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए 1,400 करोड़। इसी साल असम में भी चुनाव होने हैं। मुस्लिम गोलबंदी में जुटे ओवैसी तेलंगाना के लोकल बॉडी इलेक्शन के मंचों से भी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाने लगा रहे हैं। 2 रुपया भी तो रुपया है,
वो भी दे दीजिए ना, असम का डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन कहाँ दिया है? मेरा पास आएगा वो पैसा? क्या बोला है कि हिमंत बिश्व शर्मा को 2 रुपया दूंगा, तो मैं तो लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जाने में तो खर्चा ज्यादा लग जाएगा मेरा, तो इसीलिए मेरा पास आके वो दे के जाए, मैं ले लूंगा। लेकिन बात सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की नहीं है। कथित सेकुलर दलों के लिए टेंशन और भी बड़ी है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने मीम और भीम के जिस 2 सूत्रीय एजेंडे पर अपनी राजनीति को कसना शुरू किया है,